So hello dear student, my name is Darshan and today we are going to talk about effects of oxidation in our daily life. सबसे पहली चीज़ यहाँ पे समझनी है कि ऐसे तो हमारी लाइफ में बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, बट यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, मेनली कोरोजन एंड सेकंड इज रेंसिडिटी। अब कोरोजन के बारे में सबसे पहले समझते हैं। आपको डेफिनेशन आपकी डिस्प्ले पे दिख रही है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जहाँ पे कोरोजन इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप द मेटल्स बाय द attack of air, atmospheric gases like the oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide and water vapor as well as। अगर हम लोग इसको समझे तो वो अटैक के बाद उसके सरफेस पे एक लेयर बन जाती है, जो कि लेयर्स होती है ऑक्साइड की, कार्बोनेट्स की और सल्फाइड्स की। ओके, तो सबसे पहले हमारी लाइफ में कॉमन चीज़ है वो है आयन, और आयन का रस्टिंग जिसे हम लोग कोरोजन बोलते हैं। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, तो आयन, जो हमारा आयन है वो सिंपली रिएक्शन करता है O2 के साथ और H2O के साथ। ये दोनों चीज़ उसको मॉइस्ट एयर में से मिल जाती है, और ये दोनों चीज़ें मिलके हमारे लिए Fe2O3 इंटू XH2O बनाता है, जिसे हम लोग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अगर इसको समझे तो यही हमारा रस्ट होता है। ओके, एज वेल एज हम लोगों ने दूसरी हमारी लाइफ में दूसरी भी चीज़ है जो कि है कॉपर। जब कॉपर को हम लोग एयर के अंदर एक्सपोज करते हैं तो उसके ऊपर ग्रीनिश कलर के धब्बे मिल जाते हैं, जो ग्रीनिश कलर के धब्बे और कुछ तो नहीं होते बट कॉपर कार्बोनेट के होते हैं, जिसके अंदर रिएक्शन आपके लिए ऐसी कुछ होती है, कॉपर प्लस H2O प्लस O2 प्लस CO2। ये तीनों चीज़ें उसको भी मॉइस्ट एयर में से ही मिलती है, और आप जानते हो हमारे एयर में मॉइस्चर हर बार होता ही है, और इससे कॉपर कार्बोनेट इंटू CuOH ट्वाइस, जिसे हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। और जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। नेक्स्टली अगर हम लोग समझे तो हम लोग ने एक और रिएक्शन देखी है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने देखा हुआ है सिल्वर ऑर्नामेंट्स में। जब सिल्वर ऑर्नामेंट्स को हम लोग एयर में एक्सपोज करते हैं तो थोड़े लंबे समय के बाद वो ब्लैक पड़ने लगते हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, और ये ब्लैक कलर की कोटिंग और कुछ भी नहीं बट सिल्वर सल्फाइड की होती है, जहाँ पर रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, Ag प्लस H2S, जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, जिसकी वजह से Ag2S सिल्वर सल्फाइड प्लस H2 गैस रिलीज होता है। यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड ही हमारा ब्लैक कलर का कोटिंग होता है। ओके, और यहाँ पे ये सिल्वर कलर का होता है। अब ये तीनों रिएक्शंस को देखो और आप मुझे कमेंट में बताना कि ये तीनों रिएक्शंस कौन से टाइप की रिएक्शन है। आइदर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑब्वियसली ये सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है ही। एज वेल एज आप मुझे कमेंट में ये भी बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, और ये सब चीज़ें मुझे आपके लिए आप मुझे बताओगे अपनी कमेंट्स में। ओके, अब सबसे दूसरी चीज़ है, ये कोरोजन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग हर साल हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंडस्ट्रीज लाखों रुपए डालती है, जहाँ पे मतलब रस्ट हुए आयन पार्ट्स, स्टील पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है। एज वेल एज अगर आप जानते हो तो हमारे आयन का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट अगर अहमदाबाद में समझे तो वो एलिस ब्रिज है, जो अभी यूजेबल नहीं है बिकॉज ऑफ रस्टिंग ऑफ आयन। एज वेल एज अगर हम लोग समझे दूसरा सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड आयन का समझे तो वो है एफिल टावर। उसमें लगभग हर एक साल का लगभग लाखों रुपए का पेंट जाता है, जिसके ऊपर एक कोटिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ से ही हमारा दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है कि वाई वी आर पेंटिंग द एफिल टावर एवरी ईयर। तो यहाँ पे होते हैं प्रिवेंशंस के तरीके। यहाँ पे बेसिकली 3 प्रिवेंशन के तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला है पेंटिंग, दूसरा है ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, और तीसरा तरीका है जिसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग पेंटिंग के बारे में समझते हैं। हम लोग कोई भी आयन और मॉन्यूमेंट पे
पेंटिंग करता है जिससे उसके ऊपर एक कोटिंग बन जाए और वो फर्दर कोरोजन ना हो। एज वेल एज अगर हम लोग दूसरा चीज़ समझे तो वो है ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग। वैसे ये ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग हर एक आयन मॉन्यूमेंट पे और हर एक आयन की चीज़ पे नहीं होता, बट जहाँ पे आयन के पार्ट्स होते हैं जैसे कि मशीनरीज के अंदर, स्टील्स के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ होती है जिससे उसको फर्दर कोरोजन ना हो और उसके ऊपर वियर एंड टीयर होने के बाद भी वो स्मूथली चलते रहे, रस्टिंग ना लगे। एज वेल एज अगर थर्ड चीज़ समझे तो वो है गैल्वेनाइजेशन। ये सिंपली कहाँ पे होते हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर जो आपको ढक्कन दिखते हैं वो होते हैं गैल्वेनाइजेशन के, गैल्वेनाइज करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन कैसा होता है, तो गैल्वेनाइजेशन इज अ कोटिंग ऑफ आयन मॉन्यूमेंट्स ऑन बाय द जिंक। तो जिंक पहले कोरोजन हो जाता है और वो एक लेयर बना देता है जिसकी वजह से आयन फर्दर कोरोड नहीं होता। अब इसी के ऊपर एक और चीज़ समझनी है जो कि है एल्यूमिनियम की। अगर एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम इज द चीपेस्ट एंड लाइटेस्ट मेटल विच कैन परसिस्ट सो मच विद द कोरोजन। अगर कोरोजन करने से कुछ बचा सकता है तो वो एल्यूमिनियम की उसकी खुद की ऑक्सीडाइज्ड लेयर ही है। अगर एल्यूमिनियम को आप एयर में एक्सपोज करते हो तो वो धीरे धीरे अपना लस्ट्रसनेस, शाइनीनेस खोलता जाता है और दैट इज़ बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये एक लेयर बना देता है और उसके बाद वो फर्दर कोरोड नहीं होता। एंड दिस इज़ वाई हम लोग समझ सकते हैं कि एल्यूमिनियम इज़ अ बेस्ड मेटल टू प्रिवेंट कोरोजन। और इसी की वजह से हमारे बहुत सारे मशीनरी के पार्ट्स एज वेल एज हमारी मशीनरी की, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चीज़ें देखें तो उसके अंदर एल्यूमिनियम का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है रादर दैन कॉपर एंड द आयरन। एज वेल एज हम लोग ऐसा समझे तो कोरोजन एक बड़ा प्रॉब्लम क्यों है। जब भी कोई भी चीज़ कोरोड होती है तो उसकी वजह से वो जो आयन के ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स या हाइड्रेट सल्फाइड्स बनते हैं उसकी एक लेयर बन जाती है। अब ये लेयर ज़्यादा देर तक चिपकी नहीं रहती और ये लेयर उखड़ जाती है, फेड ऑफ हो जाती है और उसकी वजह से आयन के पार्ट्स पतले पड़ते जाते हैं। आयन या कोई भी मेटल के हो वो पार्ट्स पतले पड़ते जाते हैं और वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर देते हैं। जैसा मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया आपको एलिस ब्रिज का, जो अभी यूजेबल नहीं है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम लोग इसकी समझना चाहते हैं तो वो है रेंसिडिटी एंड लेट अस लर्न अबाउट इट। नाउ लेट अस लर्न अबाउट रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी आपने कई बार देखा होगा कि आपने कुछ सब्जी जो बहुत अच्छी बनी है, आपकी मम्मी ने बहुत अच्छी सी सब्जी बनाई है बहुत ही प्यार से, वो अगर आप जैसे ही कंटेनर से निकालते हो थोड़े दिनों के बाद, 1-2 दिनों के बाद, जिसको आपने फ्रिज में रख दिया है और आप कंटेनर को जैसे ही खोलते हो उसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, एज वेल एज वो पूरी सब्जी का टेस्ट भी चेंज हो चुका है। तो वाई, क्यों ऐसा हुआ? तो सिंपली हम लोग समझे तो कोई भी सब्जी तेल से बनती है और तेल के साथ साथ कभी कभी उसके अंदर फैट्स भी होते हैं। जैसे कि हम लोग समझे तो ऑयल से ही कभी कभी फैट बनता है। जैसे हम लोग अगर कॉटन सीड ऑयल यूज़ करते हैं तो उसमें तो कम फैट होता है, बट अगर हम लोग दूसरा ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैट होता है। एज वेल एज अगर हम लोग उसके अंदर बटर डाला है, चीज़ डाला है या पनीर डाला हुआ है तो ये सब फैट्स होते हैं। वो सिंपली क्या करता है, तो वो सिंपली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। अब ये ऑक्सीडाइजेशन होने की वजह से एक आपको सब्सटेंस मिलता है जो काफ़ी वॉलेटाइल होता है। आपको स्टैंडर्ड 9 में पढ़ाया गया था वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। वॉलेटाइल सब्सटेंस उसे बोलते हैं जिसका वेपराइजेशन काफ़ी फास्ट हो जाता है, जैसे कि पेट्रोल, नेल पॉलिश रिमूवर्स एंड ऑल दैट थिंग्स। एज वेल एज अगर हम लोग उसका एक और एग्जांपल देखें तो वो है एसीटोन, जो नेल पॉलिश रिमूवर ही बोलते हैं। दिस ऑल आर थिंग वॉलेटाइल सब्सटेंस। एज वेल एज डिओड्रेंट आप लगाते हो वो भी एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है। नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जिसका इवेपराइजेशन फास्ट नहीं होता। तो ये वॉलेटाइल सब्सटेंस जैसे ही आप डब्बा खोलते हो तो ये इसका इवापोरेशन होने की वजह से उसकी स्मेल डिफ्यूज़ होती है और वही स्मेल सबसे बैड होती है। एज वेल एज उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अगर आप रेंसिडिटी से बचना चाहते हो तो उसके मोटे मोटे 4 तरीके हैं। फर्स्ट प्रिवेंशन तरीका है जिसे हम लोग उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंदर ऐड करते हैं। प्रिजर्वेशन भी कभी कभी प्रिजर्वेटिव्स भी बोले जाते हैं इसको। हम लोग ये कहाँ पे देखते हैं, तो फूड पैकेजिंग जो इंडस्ट्रीज होती है उसका वो लोग उसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब पैकेज फूड किया जाता है तब उसके अंदर एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया जाता है जिसकी वजह से वो लंबे समय तक स्टोर किया जाए और उसको वो जल्दी से ख़राब ना हो जाए। सेकेंड चीज़ है वैक्यूम पैकिंग। जब आपने कहीं पे देखा होगा खाखरा जो होता है उसका पैकेट लिया होगा तो उसको एकदम टाइटली पैक्ड किया जाता है जिसे हम लोग वैक्यूम पैकिंग के नाम से जानते हैं। ये वैक्यूम पैकिंग क्या होता है, तो उसके अंदर से सारी जो एयर होती है वो निकाल दी जाती है। अगर एयर नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडाइजेशन होना इम्पॉसिबल है। तीसरी चीज़ अगर हम लोग समझते हैं तो उसमें होता है चेंजिंग द
एयर बाय द नाइट्रोजन गैस। अब ये नाइट्रोजन गैस क्या होता है, तो नाइट्रोजन गैस इज अ लेस एक्टिव गैस और उसकी वजह से ऑक्सीडाइजेशन वो जल्दी से नहीं होने देता। अगर हम लोग चिप्स के पैकेट को देखते हैं तो उसमें ये नाइट्रोजन गैस का फीलिंग दिखने को मिलता है। आपने कई बार देखा होगा, जब आपने चिप्स का पैकेट लेते हो तो वो काफ़ी फूला हुआ होता है, दैट इज नथिंग बट द नाइट्रोजन। अब इसमें सिंपली होता क्या है, तो जब कोई भी चिप्स का पैकेट आप लेते हो तो उसके अंदर नाइट्रोजन इसलिए डाला जाता है क्योंकि चिप्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वो सिंपली रिएक्शन होने के बाद उसके ऑक्सीडाइजेशन होने की वजह से वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और उसका वापस से रेसिडिटी हो सकता है और दैट इज़ वाई उसके अंदर नाइट्रोजन डाला जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मतलब ऑक्सीडाइज ना हो जाए और वो ख़राब ना हो जाए। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोग हर रोज़ डे टू डे लाइफ में करते हो, जिसे हम लोग रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। आपकी मम्मी ने कोई भी सब्जी बनाई है या आप अभी अभी अगर हम लोग समझे तो आम की सीज़न गई है, आपकी मम्मी ने काफ़ी लोगों के घर पे आम को स्टोर किया होगा रेफ्रिजरेटर में। अब सिंपली किया क्या है, तो आम को रेफ्रिजरेटर में जैसे ही डाल देते हो उसके अंदर सारी गैसेस की जो रिएक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से वो काफ़ी समय तक ऑक्सीडाइजेशन नहीं हो पाता। एज वेल एज हम लोग फ्रूट के साथ भी ऐसा करते हैं। हम लोग अपनी वेजिटेबल्स जो नॉन सीजनेबल, आपने कई बार देखा होगा कि बारिश में ठंडी में भी वाटरमेलन मिलता है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है और उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने की वजह से वो लंबे समय तक उसको यूज़ किया जा सकता है। एज वेल एज आप अपनी लाइफ में जितनी भी कोरोजन और रेंसिडिटी होती है उसको आप टेबल बनाओ और अगर आपको ये वीडियो में अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड वी विल मीट अगेन। थैंक यू।